हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र और संधारित्रों का समायोजन। तो समांतर प्लेट संधारित्र की अगर हम बात करें तो समांतर प्लेट संधारित्र बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। समांतर प्लेट संधारित्र पर या तो एक सीधा सा न्यूमेरिकल पूछा जाएगा या फिर इसका डेरिवेशन पूछा जाएगा, लेकिन ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज का ये टॉपिक आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा, जिससे एक एक चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ओके स्टूडेंट, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो समांतर प्लेट संधारित्र की अगर हम बात करें तो समांतर प्लेट संधारित्र में दो इस तरीके से हमारी प्लेटें होती हैं। ठीक है, दो प्लेटें होती हैं एक दूसरे के समांतर। ठीक है, ये प्लेटें हैं और दोनों पर आवेश क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, इस पर प्लस क्यू आवेश है, इस पर माइनस क्यू आवेश है। तो इस तरीके से होता है और इनके बीच की अगर हम दूरी कितनी मान लें, स्मॉल डी मान लें तथा प्लेटों का क्षेत्रफल ए मान लेते हैं। ठीक है, एक चीज़ ज़रा ध्यान दीजिए, इसको प्रूफ करने से पहले आप थोड़ा सा गॉस के नियम के अनुप्रयोग पर ध्यान दीजिए। गॉस के नियम के अनुप्रयोग में एक क्वेश्चन आपको मैंने बताया था कि अगर कोई एक समान रूप से आवेशित चालक प्लेट है, ठीक है, ये मान लेते हैं हमारी कोई एक समान रूप से आवेशित चालक प्लेट है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं ए है और इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व है, ठीक है, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व जो है वो कितना, सिग्मा। सिग्मा इक्वल टू होता क्या है, इस पर उपस्थित टोटल चार्ज मान लेते हैं, इस पर कितने चार्ज उपस्थित है, क्यू। ठीक है, क्यू चार्ज है इस पर, तो सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा आपका क्यू बाई ए। ठीक है, तो अब इस एक समान रूप से आवेशित चालक प्लेट के कारण किसी भी बिंदु पर अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, इसका कितना फार्मूला ड्राइव किया गया था, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। डायरेक्शन प्लस चार्ज है तो डायरेक्शन इसके बाहर अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई क्या है, एक समान रूप से आवेशित चालक प्लेट है, तो इसके कारण ये एक समान रूप से आवेशित है, तो इधर r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होगी और इधर भी r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही होगी। तो यानी इस प्लेट के दोनों साइड वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ठीक है, सिर्फ एक ही साइड नहीं होगा बल्कि क्या होगा, दोनों साइड जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ठीक है, स्पष्ट। चलिए, अब अगर यहाँ तक आप स्पष्ट हो गए हैं, अच्छे से समझ में आ गया, तो जरा आ जाइए इस पे ध्यान देते हैं। ये मान लेते हैं हमारी पहली प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है। तो इस प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों ओर, एक तो इधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, इधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 और प्लेट के बाहर भी तो होगी इस डायरेक्शन में, केवल अंदर ही थोड़ी होगी, बाहर भी होगी। ठीक है, E1 ये E1 की डायरेक्शन है। ठीक, इस डायरेक्शन में E1 काम करेगी। अब आ जाते हैं दूसरे प्लेट के कारण। दूसरे प्लेट की अगर हम बात करें तो दूसरा प्लेट क्या, निगेटिव चार्ज है, यानी कि माइनस चार्ज है। ठीक है, तो माइनस चार्ज की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 जो है क्या होगी, माइनस चार्ज की तरफ होगी, इधर होगी E2। ठीक है, और E1 किधर होगा, इस डायरेक्शन में, E2 माइनस चार्ज, और माइनस चार्ज की जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो अनंत से माइनस की तरफ होती है, यानी इनफाइनाइट से माइनस की ओर, और प्लस की जो होती है प्लस से इनफाइनाइट की ओर। ठीक है, तो इसकी इधर E2 माइनस, ये E1 है और इधर भी आपका क्या था, E1। अब ध्यान से देखिए, अगर हम बाहर की बात करें, पहले प्लेट के कारण E1 का मान कितना हो जाएगा, क्या फार्मूला, प्लेट का क्षेत्रफल अगर हम मान लें A है, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल, और दोनों पर उपस्थित आवेश कितना है, Q है, और दोनों का पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा मान लिया जाए, सिग्मा इक्वल टू Q अपान A। तब सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और E2 इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखो, E1 की डायरेक्शन इस साइड, E2 की डायरेक्शन इस साइड, दोनों की दिशा विपरीत है,
तो ये इसका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा 0। ठीक उसी तरीके से यहाँ इसका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा 0। ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो 0 हो गया। अब प्लेटों के मध्य वैद्युत छेद की तीव्रता कितनी है? तो प्लेटों के मध्य वैद्युत छेद की तीव्रता E = σ1 और σ2 दोनों एक ही दिशा में काम कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा E1 + E2। E1 का मान कितना σ/2 ε0, इसका भी मान σ/2 ε0, दोनों जुड़ गए। सिग्मा सिग्मा हर बराबर है, अंश आपस में जुड़ जाएंगे, तो 2 σ/2 ε0 आया कितना σ/ε0। ठीक है, ये आ गया वैद्युत छेद की तीव्रता। अब आगे जरा देख लो, यदि प्लेटों के बीच की दूरी हम कितना मान लें d मान लें, कितना मान लें d मान लें। हाँ, इसको प्रूफ करने से पहले आप एक लाइन लिखेंगे कि माना कोई समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है, जिसके प्लेटों का क्षेत्रफल माना कोई समांतर प्लेट संधारित्र जिसके प्लेटों का क्षेत्रफल। देखिए, आप पहले ही लिखना मत स्टार्ट करिए, पहले चीज़ों को समझ लीजिए, जब हम बोलें तब आप लिखना स्टार्ट करिए। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ गई। अब यहाँ से लिखिए, माना कोई समांतर प्लेट संधारित्र जिसके प्लेटों का क्षेत्रफल तथा पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, तथा पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, तो सिग्मा = क्या हो जाएगा Q/A। सिग्मा = कितना हो जाएगा Q/A। अब यदि प्लेटों के बीच की दूरी, यदि प्लेटों के बीच की दूरी d हो तो क्या हो जाएगा, तो प्लेटों के मध्य विभवांतर V = हो जाएगा E × D, और E का मान है कितना σ/ε0 × D। ठीक है, और धारिता की परिभाषा से C = क्या होता है Q/B, तो Q से Q = कितना हो जाएगा σA/V का मान यहाँ से, ठीक है, तो आया कितना C = सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया, ε0 चला गया ऊपर, तो C = आ गया ε0A/D। ठीक है, यदि प्लेटों के मध्य कोई परावैद्युतांक पदार्थ भर देते हैं जिसका परावैद्युतांक K हो, तब धारिता C बराबर क्या हो जाएगा K/ε0A, K गुना बढ़ जाएगी /D। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखिए, यहाँ से कुछ निष्कर्ष निकलना है, यही फार्मूला है। ठीक है, यही फार्मूला, यहाँ से कुछ निष्कर्ष निकलना है। अगर हम C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल K हो रहा, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A के हो रहा, C इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/D के हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ का मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी इसके मध्य, यानी इसके बीच में जो परावैद्युतांक पदार्थ हम भर रहे हैं, उसके परावैद्युतांक पदार्थ में K का मान जितना अधिक होगा, धारिता C का मान आपका उतना ही ज़्यादा आएगा। ठीक है, दूसरी बात, प्लेटों का क्षेत्रफल, यानी जो प्लेट हम इस्तेमाल कर रहे हैं समांतर प्लेट संधारित्र में, उसका क्षेत्रफल यानी एरिया जितना ज़्यादा होगा, उसकी कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा आएगी। ठीक है, दूसरी बात, दो समांतर प्लेटें हैं, इनको जितना हम पास पास रखेंगे, इनके बीच की दूरी जितना कम होगी, C का मान उतना ही ज़्यादा होगा। ज़्यादा दूर रख देंगे तब भी C का मान कम हो जाएगा, पास पास रखेंगे, यानी जितने पास रखेंगे उतने C का मान बढ़ेगा। ठीक है, तो ये तीन बातें हैं जिस पर आपकी धारिता जो है बढ़ाई जा सकती है। क्वेश्चन में ये भी पूछता है कि किसी भी पदार्थ की या समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ाने के ये तीन रूल हैं, ये तीन प्रकार से समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, स्पष्ट, क्लियर यहाँ तक। चलिए अब आगे देखते हैं समांतर प्लेट संधारित्रों का समायोजन। ठीक है,
हेडिंग डालिए संधारित्रों का समायोजन। इसको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा और बाद में आराम से नोट कीजिएगा। संधारित्रों का समायोजन। संधारित्रों के समायोजन की अगर हम बात करें तो संधारित्रों को हम 3 प्रकार से जोड़ सकते हैं। एक समांतर क्रम, दूसरा श्रेणी क्रम और तीसरा मिश्रित, यानी समांतर और श्रेणी दोनों को मिक्सअप करके भी जोड़ सकते हैं। तो लेकिन हमें मिश्रित क्रम वाला नहीं पढ़ना है, यानी जो दोनों को मिक्सअप करके बनाया जा रहा है जो क्रम, उसको हमें डिस्कस नहीं करना है, यानी उसको हमें नहीं पढ़ना है। तो जो हमें पढ़ना है उसको देखते हैं। पहला जो हमको पढ़ना है श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम समायोजन। अच्छा सभी लोग जरा कमेंट बॉक्स में श्रेणी क्रम की परिभाषा क्या है, यानी संधारित्रों को हम किस तरीके से जोड़ें कि ये क्रम जो है हमारा समांतर क्रम या श्रेणी क्रम कहलाएगा, उसकी परिभाषा राइट कर दीजिए जरा सभी लोग। क्योंकि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम ये क्लास 10th में प्रतिरोधों को जोड़ना आपको बताया गया था। तो जो डेफिनेशन प्रतिरोधों के लिए इस्तेमाल होता है वही डेफिनेशन संधारित्र के लिए इस्तेमाल होगा, बस फार्मूला थोड़ा सा अपोजिट आएगा, ठीक है। तो पहली हेडिंग है श्रेणी क्रम समायोजन। श्रेणी क्रम में क्या होता है कि अगर हम पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को अगले संधारित्र की पहले प्लेट तथा उस संधारित्र की अगले प्लेट से, यानी दूसरे संधारित्र की दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, इस तरीके से समझिए फिगर से, ये पहला संधारित्र, ये दूसरा संधारित्र, ये तीसरा संधारित्र। यदि हम पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र के, ये पहली प्लेट दूसरी प्लेट पहली प्लेट दूसरी प्लेट पहली दूसरी, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को पहले संधारित्र के पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र के, ठीक है, दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहले प्लेट से, ठीक है, और बाकी जो सिरा आपको बच रहा है उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो हमारा क्रम बनता है वो क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम समायोजन, ठीक है। ये क्रम हमारा हो गया श्रेणी क्रम समायोजन। अब ध्यान से देखिए, मान लेते हैं पहली जो संधारित्र है इसकी धारिता कितनी है C1, दूसरी संधारित्र जो है उसकी धारिता कितनी है C2, तीसरी इसकी धारिता मान लेते हैं C3। इसके सिरों के बीच विभवांतर इसका मान लेते हैं V1, इसका मान लेते हैं V2, इसके सिरों के बीच विभवांतर मान लेते हैं V3, ठीक है। और इसमें जो धारा बहेगी या आवेश यानी करंट फ्लो होगा तो चार्ज फ्लो होंगे आवेश, जो आवेश इसमें होगा वही आवेश इसमें जाएगा, वही आवेश इसमें जाएगा। तो तीनों में आवेश का मान क्या है, समान है। तो यानी कि अगर हम देखें इसमें Q आवेश जा रहा है तो इसमें भी आपका Q आवेश जाएगा और इसमें भी Q आवेश जाएगा, ठीक है। तो यदि पहले संधारित्र की धारिता C1 तथा इसमें आवेश की मात्रा Q है तो इसके सिरों के बीच विभवांतर V1 इजकल टू कितना हो जाएगा, V1 इजकल टू हो जाएगा आपका, क्योंकि C इजकल टू क्या फार्मूला होता है, Q अपान V, तो यहाँ से V इजकल टू क्या हो जाएगा, Q अपान C, तो V1 इजकल टू क्या हो जाएगा, Q बाई C1। इसी तरीके से दूसरे संधारित्र के लिए V2 इजकल टू क्या हो जाएगा, Q बाई C2। इसी तरीके से तीसरे के लिए Q बाई C3। समझ में आ रहा ना। अब ये जो V1, V2, V3 है, यानी जो तीनों अलग अलग संधारित्रों पर अलग अलग विभवांतर है, इन सभी विभवांतर का मान इसमें लगे हुए बैटरी के विभवांतर के बराबर होगा। यानी इस V का मान ये अलग अलग V1 प्लस V2 प्लस V3 के मान के बराबर होगा,
ठीक है, V1 + V2 + V3। अब सबका मान रख लो, Q/C1 + Q/C2 + Q/C3। सब में Q कॉमन है, कॉमन ले लो, Q कॉमन ले लिएगा, 1/C1 1/C2 1/C3, यहाँ पे आपका भी, ठीक है। अब देखिए, यदि तीनों संधारित्र की तुल्य धारिता C हो, लिखिए एक लाइन, यदि तीनों संधारित्र की तुल्य धारिता C हो तो C = क्या होता है, Q/V, या V = हो जाएगा Q/C, समीकरण नंबर 2, और इसको बना लो समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 और 2 से क्या मिल रहा है, समीकरण 1 व 2 से, तो 1 और 2 से मिल रहा है, देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड सॉरी राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा, ठीक है। ये देखिए V, इस V की जगह ये वैल्यू आप रख दीजिए, तो Q/C = Q 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, ठीक है। इस Q से ये Q कैंसिल हो गया, यानी इस Q से ये Q कैंसिल हो गया, आया 1/C = क्या होता है, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। यही जो है आपके श्रेणी क्रम का फार्मूला, ठीक है। तो समांतर प्लेट में श्रेणी क्रम समायोजन का ये फार्मूला अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं समांतर क्रम समायोजन की, ठीक है। तो हेडिंग डालिए समांतर क्रम समायोजन, इसको मिटा दें, या नोट कर रहे हो तो नोट कर लीजिए, और सबसे अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए, चलो। हाँ, तो इसमें फार्मूला आपका कितना निकल के आया था, 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, ठीक है, ये फार्मूला आया था। अब देखिए दूसरा है आपका समांतर क्रम समायोजन। ठीक है, समांतर क्रम समायोजन, इसमें क्या है कि जितने भी संधारित्र आपके जोड़े जाते हैं, सभी संधारित्र की पहली प्लेट को बैटरी के एक सिरे से तथा दूसरे सिरे को बैटरी के दूसरे सिरे से जोड़ दिया जाता है, यानी कुछ इस तरीके से। जैसे मान लीजिए हमारी पहली संधारित्र हो गई, ठीक है, ये दूसरी संधारित्र हो गई, और ये तीसरी संधारित्र हो गई। अब हम 3 ही ले रहे हैं, आप जितनी मर्जी उतनी ले लीजिए, ठीक है। या अगर इसमें 3 से ज़्यादा होते तो प्लस अप टू सो ऑन ऐसे चलता जाता, ठीक है। 1/C4 अप टू सो ऑन, अगर n है तो 1/Cn, ठीक है। सभी की पहली प्लेट को एक बिंदु से और ठीक है, सभी के पहली प्लेट को एक बिंदु से और दूसरे प्लेट को दूसरे बिंदु से इस तरीके से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। और इसके बाद इसको बैटरी के एक सिरे से और इसको दूसरे सिरे से, तो इस प्रकार से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो हमारा क्रम मिलता है वो क्या हो जाता है, समांतर क्रम। इसकी धारिता मान लेते हैं C1, इसकी धारिता मान लेते हैं C2, इसकी धारिता मान लेते हैं C3। अब जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसमें विभवांतर यानी कि आवेश Q और विभवांतर V, इन दोनों में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो तीनों में सेम होगी और एक अलग अलग होगी। तो अगर हम विभवांतर की बात करें तो बैटरी का अगर विभवांतर B है तो तीनों प्लेटों के सिरों के बीच विभवांतर भी B होगा, क्योंकि समांतर क्रम में हमेशा विभवांतर सेम होता है। यहाँ से चार्ज या आवेश जो भी निकलेगा आगे इस पॉइंट पे जैसे ही पहुँचेगा 3 भागों में बढ़ जाएगा। यानी चार्ज हमारा मान लेते हैं इधर गया Q1 और दूसरे वाले पे आ जाएगा Q2 और तीसरे वाले पे आ जाएगा Q3, ठीक है।
तो वही चीज़ अब आप यहाँ पे लिखेंगे कि ये माना पहले संधारित्र की धारिता C1 तथा उस पर उपस्थित आवेश की मात्रा Q1 है और उसके प्लेटों के बीच विभवांतर B है, तो पहले संधारित्र पर उपस्थित आवेश की मात्रा Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1B। C1B कहाँ से, जो C की परिभाषा होती है C इक्वल टू Q/V, तो यहाँ से Q इक्वल टू CB, Q इक्वल टू CB, Q1 इक्वल टू V तो सब में सेम है तो V को V लिखा गया है, ठीक है, क्योंकि V सभी में सेम है और धारिता C1 आपकी है तो Q1 के लिए C1, Q1 के लिए C1। तो इसी तरीके से Q2 इक्वल टू C2V, Q3 इक्वल टू C3V, सबको जोड़ लो। कुल आवेश यहाँ से जो आवेश निकल रहा है आपका Q, यही 3 भागों में बट रहा है, तो यानी Q जो है 3 भागों में, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 किसके बराबर होगा, Q के आवेश संरक्षण के नियम से, आवेश संरक्षण के नियम से, ठीक है। Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, सबको जोड़ लो। तो Q इक्वल टू Q1 का मान C1B, C2B, C3B, B सब में कॉमन है, कॉमन ले लो, B ले लिया कॉमन तो C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। अब देखो यदि इन तीनों यानी तीनों संधारित्र की तुल्य धारिता C हो, यदि तीनों संधारित्र की तुल्य धारिता C हो तो C इक्वल टू Q/V, या ये इम्प्लाइज करेगा Q इक्वल टू CB। अब यही Q का मान यहाँ, इसको अगर आप बना लो समीकरण नंबर 1, इसको बना लो 2, तो समीकरण 1 और 2 से लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, यानी कि CB इक्वल टू V C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। तो V से भी कैंसिल हो गया, C इक्वल टू क्या मिला, C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है, ये मिला। तो समांतर प्लेट संधारित्र में चाहे जितने भी संधारित्र हमारे जोड़े जाएं, सभी का डायरेक्टली सम जो है उसके तुल्य धारिता के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ तक बातें सबको अच्छी तरीके से समझ में आई। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर नंबर 2 वैद्युत विभव तथा धारिता कंप्लीट हो गया, ठीक है। और अब किसी को भी पूरे चैप्टर में अगर कहीं पर भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो है आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, और अगर कोई डाउट नहीं होगा तो नेक्स्ट डे हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर नंबर 3 जैसे ही पूरा होता है तो फिर चैप्टर नंबर 3 के फर्स्ट और सेकंड यानी तीनों चैप्टर के न्यूमेरिकल आपको एक साथ करवा दिए जाएंगे एक एक वीडियो में, ठीक है। एक वीडियो में चैप्टर नंबर 1 के, एक वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के और एक वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के। तो इस तरीके से एक साथ जो है आपके न्यूमेरिकल करवा दिए जाएंगे। और साथ ही साथ चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, ठीक है, और चैप्टर नंबर 3, इन तीनों पर आपको एक प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करने को मिलेगा। आप उसको खुद सॉल्व करके देख सकते हैं कि हमारी कितनी तैयारी हुई, कितना हमको तैयार हुआ कि नहीं हुआ, और एक छोटा सा टेस्ट भी लिया जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो सभी लोग तैयार हो ना टेस्ट देने के लिए। टेस्ट किस दिन होगा डेट मैं बताऊंगा, लेकिन सभी लोग अभी से प्रिपेयर हो जाओ और आपका एक टेस्ट होगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।